अध्याय 10 देख रहे हैं, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। हम बात कर रहे हैं चित्रों की, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो, चाहे वो कैनवस पे पेंटिंग हो, खर्रा चित्र हो या फिर दीवार पे चित्र हो। इन सब के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन एक और आयाम देखना यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है और वो है कैमरे की आंख से। इसका मतलब कि पिक्चर्स तो बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई, इसके अलावा फोटोग्राफी भी हुई। तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ चित्र हैं यहाँ पे, जैसे ये विलियम हडसन के नेतृत्व में जो घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसने 1857 का जो विद्रोह है उसको कुचलने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका इन्होंने निभाई थी, उसका एक चित्र है। और आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा है, किस आडंबर से, किस कहेंगे कि दंभ की मुद्रा से खड़ा है, और बाकी जो सिपाही है वो आसपास खड़े हैं। तो ये फोटोग्राफी भी हुई है। यहाँ पर कुछ और भी आपको चित्र दिखाऊंगा। ये जो है सती चौरा घाट जो कानपुर है, वहाँ पर सैमुअल बर्न साहब है, बूर्न, इन्होंने ये फोटो लिया था। 1865 की बात कर रहा हूँ, ये 1857 के विरुद्ध की आगे की बात हो रही है और ये 1865 की बात हो रही है। ये जो साहब है सैमुअल बुर्ने, और ये जो है 1860 में या उसकी शुरुआत में ये भारत आए थे और यहाँ पर इन्होंने एक बाकायदा एक स्टूडियो की स्थापना की। उसका नाम था बुर्ने एंड शेफर्ड। कलकत्ता में इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया एक बाकायदा स्टूडियो, और बहुत प्रसिद्ध स्टूडियो था ये उस ज़माने में। तो अगर आप ये देखेंगे कि इस चित्र की बाकी और चित्र जो मैंने आपको दिखाए उससे अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग, खास तौर पे ये जो खंडहर है, जो टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो इमारतें हैं, उनसे बड़े आकर्षित थे, उनकी ज़रूर फ़ोटो खींचा करते थे। ये जो चित्र है, यहाँ पर एक इंडियन मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट जो हम आज़ादी के लिए कर रहे थे, बम्बई की सड़क का एक चित्र है। और आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर एक जुलूस निकल रहा है, एक प्रोसेशन निकल रहा है, और ये राष्ट्रवादी प्रोसेशन है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से तस्वीर लोगों ने लेना शुरू किया। तो जो भी सभा हो रही थी, जुलूस इस तरीके से निकल रहे थे, उसकी फोटोग्राफी की। कुछ और चित्र आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अब देखिए, ये जो CST है, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, शिवाजी जी के नाम पे रख दिया गया है। तो ये विक्टोरिया टर्मिनस है मुंबई का। ये जो रेलवे स्टेशन है, इसका निर्माण हुआ था 1878 से 1887 के बीच में, और कई नई इमारतें, इनकी शैलियाँ देखें आप। ये जो मीनारें आप देख रहे हैं, गुम्बद देख रहे हैं, ये जो डोम शेप्ड है, ये नई जो शैलियाँ आई। और बाकायदा क्या हुआ कि ये जो शैलियाँ हैं, ये बाहर की शैलियाँ यहाँ पर मिक्स की गई। इसको ख़ास तौर पे गॉथिक शैली कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये गॉथिक शैली है, और इसमें बहुत सारे ऐसे गोल मेहराब हो गए या ये स्तंभ हो गए, ये वाले, ये सब इस आर्किटेक्चर का या वास्तुशैली का उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि यूनानी और रोमन दोनों ही शैली को मिक्स करके यहाँ पर अलग अलग इमारतों को बनाया गया। जैसे ये मुंबई CST हो गया, रेलवे स्टेशन है आज जो CST का स्टेशन है, और यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, यह है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता का। यह 1860 का चित्र है। राष्ट्रीय कला की चाह, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम 19वीं सदी की आखिर के बारे में बात करते हैं, यानी कि 1870 के बाद बात करते हैं, और ख़ास तौर पे 1900 की जो शुरुआत है, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कला है और साथ में राष्ट्रवाद, यानी जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो पेंटिंग बनाना हो या चित्रकला करना हो, दृश्य हो, वो सब राष्ट्रवाद के साथ, नेशनलिज्म के साथ बहुत जुड़ चुके थे। यहाँ पर एक साहब का नाम आप लेना चाह रहा हूँ। इनका नाम है राजा रवि वर्मा। अभी राजा क्यों कहलाए ये भी बताता हूँ। इनका नाम है रवि वर्मा, और ये जितने भी आप चित्र देख रहे हैं, ये इनके द्वारा बनाए गए हैं, राजा रवि वर्मा द्वारा। ये बड़े आइकॉनिक पेंटिंग है। शुरुआत में जब हमने डिस्कशन शुरू किया था, वहाँ पर मैंने आपको दमयंती के चित्र बताए थे, और ये बनाया है, कितना रियलिस्टिक दिख रहा है, और ये राजा रवि वर्मा ने बनाया है।
तो मैं ये बात करना चाह रहा था यहाँ पर कि जो राजा रवि वर्मा है, ये उन चित्रकारों में थे, उन शुरुआती कलाकारों में थे जिन्होंने जो आधुनिक यानी जो बिल्कुल मॉडर्न सी कला शैली थी और जो राष्ट्रीय कला शैली है, जो हिंदुस्तान की कला शैली है, इन दोनों को जोड़ने और इनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अब ये जो साहब थे, ये जो अगर आप केरल में ट्रावणकोर जानते हैं, ट्रावणकोर, ये त्रावणकोर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो केरल का जो त्रावणकोर है उसके महाराजाओं के परिवार से आते थे। क्योंकि ये महाराजा के परिवार से थे, इसीलिए लोग इनको राजा रवि वर्मा कहते थे, इसीलिए इनके नाम के साथ राजा रवि वर्मा लगा हुआ। जैसे राजा राम मोहन राय, वो राम मोहन रॉय थे, लेकिन क्योंकि वो उस परिवार से आते थे इसलिए उनको राजा की पदवी दी गई थी। या कोई आदमी बड़ा काम कर जाता है तो उनको ये बुलाया जाता है। ओके, तो बेसिकली ये छोटे मोटे आदमी नहीं थे। एक तो ऑयल पेंटिंग जिसे हम तैल चित्रकारी कह रहे हैं, और जो यथार्थ परक जिसको हम रियलिज्म कहते हैं, जो यथार्थ परक वाली जो तरीका है, जीवन अध्ययन का तरीका है, यानी पश्चिमी कला, और दोनों ही पश्चिमी कला थी, मतलब तैल चित्रकारी और यथार्थ परक जो रियलिज्म होता है, दोनों ही पश्चिमी कला पर इनको बहुत ज़बरदस्त महारत थी। और ये होने के बावजूद भी जो राजा रवि वर्मा साहब ने हिंदुस्तानी चित्र बनाए, यानी ऐसे चित्र बनाए जिसमें भारतीय पुराणों का जिक्र मिलता है, राइट। जैसे रामायण हो गई, जैसे आपका महाभारत हो गई, तो इसके बहुत चित्र बनाए इन्होंने, राइट। और जब ये मुंबई प्रेसिडेंसी इसकी यात्रा कर रहे थे, ये साहब जब ये यात्रा कर रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो जितनी भी माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, या जो पुराने ज़माने की पौराणिक भगवान से रिलेटेड या अलग अलग देवी देवताओं से रिलेटेड, उनको इन्होंने मंच पे देखा था, मतलब लोग परफॉर्म कर रहे थे, इसी से इन्होंने प्रेरणा ली और उसी के हिसाब से इन्होंने इनको किरमिच पे यानी कैनवस पे उतारा, किन्होंने राजा रवि वर्मा साहब ने, राइट। तो 1880 की मैं बात करता हूँ, मैंने यहीं से बात शुरुआत की थी, तो 1880 की बात मैं करता हूँ, ये दशक है। इसमें ये जो राजा रवि वर्मा साहब जो चित्र बनाते थे, ख़ासतौर पे जो पौराणिक चित्र बनाते थे, यानी कि पुराने ज़माने के हमारे देवी देवता और उनसे रिलेटेड जिन लोगों के या उनसे रिलेटेड चरित्रों के फोटो बनाते थे, वो राजा और रजवाड़े जो बड़े बड़े लोग थे और जो कला के बड़े प्रेमी थे, कला संग्राहक जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इनका काम, राजा रवि वर्मा का काम बड़ा फेमस हो गया। यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इनके चित्रों को खरीदा और पूरे महलों की जो दीवारें हैं उसमें राजा रवि वर्मा के चित्र ही दिखाई देने लगे। यहाँ पर अगर आप चित्र देखें, एक जो एनसीईआरटी में है, ये चित्र जो है ये कृष्ण संधान, ये कृष्ण संधान का चित्र है। यहाँ पर कृष्ण जी बैठे हुए हैं और ये राजा रवि वर्मा ने कितना रियलिस्टिक पिक्चर बनाया है। ओके, अब क्योंकि राजा रवि वर्मा के चित्र बड़े फेमस हो गए, लोगों में बड़ी मांग बन गई, तो इन्होंने क्या किया, एक चित्र निर्माण टोली बनाई, जैसे एक ग्रुप बनाया, एक टोली बनाई यानी एक ग्रुप बनाया। और जो बम्बई है, मुंबई जो आज का मुंबई है, जैसे मुंबई है उसके एकदम छोर पे, एकदम कॉर्नर पे इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया। और अब जितने भी इनके पौराणिक चित्र थे या फिर धार्मिक चित्र थे जो लोग बड़े पसंद कर रहे थे, उसकी इस प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रतियां बनाते थे, यानी कि कॉपीज़ बनाते थे। और क्योंकि ये अब कॉपीज़ बनने लगी, जो ये बड़े बड़े लोग राजे रजवाड़े खरीदते थे, केवल कला प्रेमी खरीद पा रहे थे ऐसे चित्रों को, अब ये गरीब लोग भी खरीद सकते थे राजा रवि वर्मा का काम। अब हम बात कर रहे हैं अबींद्रनाथ ठाकुर साहब की, और ये नाम इतना बड़ा इसलिए है कि जो बंगाल के नेशनलिस्ट जो कलाकार थे, यानी नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे बंगाल के, उसमें क्या हुआ, इसमें एक नया समूह आया, एक नया ग्रुप आया। तो इस ग्रुप के लीडर आप समझ लीजिए वो कौन साहब थे, वो ये साहब थे, इनका नाम है अबींद्रनाथ टैगोर, एटी कर देता हूँ, अबींद्रनाथ ठाकुर थे। और ये क्यों बड़ा नाम है, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। 1871 से लेकर 1871 से लेकर 1951 तक ये रहे साहब, और बहुत सारे लोग इनके आसपास जमा होने लगे। अच्छा, ये जो समूह था, इनके ये जो कलाकार जो इनके साथ जुड़े, वो रवि वर्मा की जो कला है उसको कहते थे कि भाई ये तो नकल कर रहे हैं, और राजा रवि वर्मा का जो भी काम है
वो पश्चिमी रंग ढंग से किया जा रहा है। तो ये लोगों ने कहा कि ना, ये राजा रवि वर्मा का काम बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो शैली है, जैसे अगर आप किसी तरीके से पौराणिक चीज़ों को दिखाएं या प्राचीन चीज़ों को दिखाएं या जो जनश्रुतियाँ हैं, यानी कि जो चीज़ें सुनी गई हैं उसके हिसाब से आप चित्र बनाने की कोशिश करें, वो हिंदुस्तान को, वो हमारे देश को, वो हमारे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को दिखाने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये इन लोगों को कहना था, रविंद्रनाथ टैगोर और उनके साथ जो लोग थे। ओके, इन लोगों का कहना था कि जो भी हमारी शैली है, जो भी हमारी पेंटिंग है, जो हम पेंटिंग करते हैं, वो भारतीय शैली पर आधारित होनी चाहिए, हिंदुस्तानी शैली पर आधारित होनी चाहिए। जो पश्चिमी शैली है उस पे बिल्कुल भी आधारित नहीं होनी चाहिए, उनकी परंपराओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजा रवि वर्मा को तो सारी महारत हासिल थी, लेकिन फिर भी वो पौराणिक वगैरह बनाते थे और वो बहुत सारे लोग उनकी चीज़ें खरीदते थे, लेकिन ये इनके बिल्कुल एक तरीके से क्रिटिक थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो ऑयल पेंटिंग और जो यथार्थपरक शैली, जिसे हम रियलिज्म वाली पिक्चर कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं, तो रियलिस्टिक पिक्चरिंग और ऑयल पेंटिंग, ये जो पाश्चात्य कहें कि वेस्टर्न शैलियाँ थी, वेस्टर्न टेक्निक्स थी, इन्होंने इनसे दूरी बना ली। कि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का जो समूह था और रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, ओके, तो इन्होंने क्या किया, मैं ये चित्र पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि इन्होंने कहा कि जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, बड़ी फेमस गुफाएं हैं, तो अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, उन केव्स के अंदर जो भित्ति चित्र है, यानी कि उनकी दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे, उससे इन्होंने कहा कि भाई प्रेरणा ली जाए, राइट। और एक और चीज़ इन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली, एक तो अजंता अलोरा के जो चित्र थे, भित्ति चित्र यानी जो दीवार पे उकेरे गए थे, इसके अलावा जो जापानी कलाकार थे, जापानी आर्टिस्ट आए थे, हिंदुस्तान आए थे, और ये हिंदुस्तान जब आए थे, ये खासतौर पे जापानी आर्टिस्ट ऐसे नहीं आए थे, ये एशियाटिक कला आंदोलन, यानी एशियाई कला आंदोलन, इसके लिए ऐसे लिख देता हूँ, एशियाई कला आंदोलन, इसके कारण आए थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए आए थे कि भाई एशिया का जो आर्टिसिज्म है वो सब एशिया वाले मिल के खड़ा करें। उसके लिए जापानी लोग आए थे, उनसे इन्होंने, इनकी आर्टिस्टों से बड़ी प्रेरणा ली। दो जगह से प्रेरणा ली, एक तो अजंता अलोरा की गुफाओं से, केव से, और जो जापानीज आए थे, जापानीज कलाकार हिंदुस्तान, उनसे इन्होंने ली। तो आपको मैं कुछ चित्र दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि किस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने इन चित्रों को बनाया है, कैसे इन्होंने भारतीय शैली का इसमें उपयोग किया है और हिंदुस्तानी तत्व देने की कोशिश की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो चित्र बनाए, एक आपको दिखाऊंगा, इसमें आप राजपूत लघु चित्र, जो राजपूताना समय में जो छोटे छोटे चित्र बनते थे, उसका बड़ा प्रभाव है। और क्योंकि ये जो प्रभाव है राजपूत चित्रों, लघु चित्रों के बारे में बात कह रहा हूँ, और मैंने आपसे ये कहा कि भाई कई चित्र ऐसे थे जो जापानी से ये संबंधित थे या फिर उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, तो कई चित्र जो है वो जापानी चित्र की तरह है, कई अजंता की, जो अजंता अलोरा में जिस तरीके से चित्र बनाए गए हैं उस शैली से बनाए गए, राइट। ये अभी मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि 1920, अब हम बहुत आज़ादी के पास पहुँचने लगे हैं, तो 1920 के बाद एक और नई पीढ़ी आई। पहले राजा रवि वर्मा आए, फिर रविंद्रनाथ टैगोर और समूह आया, और उसके बाद एक और ग्रुप आया, और वो ग्रुप जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो शैली थी उसके भी बड़े क्रिटिक थे। उनको ये लगता था कि ये जो ये चित्र बना रहे हैं ये बड़ी भावात्मक है, यानी बड़ी इमोशनल टाइप है। ओके, चक्कर ये है कि अगर हम भारतीय संस्कृति को तुम अध्यात्म से जोड़ दें, या फिर ये कहें अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दें, तो वो सही तरीका नहीं है। ओके, बेसिकली क्या है, आप प्राचीन ग्रंथ दिखाने लगे या पुरानी चीज़ें दिखाने लगे, पौराणिक चीज़ें दिखाने लगे, वो सब तरीका ठीक नहीं है। ये असली जीवन दिखाइए, जो आज का जीवन है। इन्होंने कहा जो प्रेजेंट जीवन है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग कैसे इस राज में रह रहे हैं, उसको दिखाना ज़रूरी है, राइट। तो प्राचीन कला के बजाय जो अभी ये नया ग्रुप जो आया, इसने कहा कि जो प्राचीन कला है उसको छोड़िए, बल्कि जो आज जीवित, आज की जो प्रेजेंट लोक कला है उसको, और जो जनजाति है उनके जो चित्रण है वो करने चाहिए हमें, तभी हम भारत का असली रूप, नेशनलिज्म दिखा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये काकुजो साहब की बात करूं, मैं आपको वो चित्र दिखाऊंगा जो हम रविंद्रनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो चित्र है सबसे पहला, ये है, अच्छा, इसमें अलग अलग जगह की
इम्प्रेशंस हैं या फिर कहें इन्फ्लुएंस है। ये जो चित्र है मेरी माँ, ये अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया है। ये जल रंग से बना हुआ है। यहाँ पर है ये जो चित्र है, ये भी जल रंग से बना हुआ है। ये कालिदास की कविता जो मेघदूत है उसका एक निर्वासित यक्ष है, उसके ऊपर अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया था। और इसमें देखेंगे कितना धुंध भरा हुआ है। ओके, जो पृष्ठभूमि है इसमें एक धुंध है, यानी कि फॉग है, और हल्का रंग, कोई भी जैसे जो गाड़ी रेखा है वो आपको नहीं दिखाई देगा, राइट, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये जो है, ये जो चित्रण है वो जापानी शैली का है, जापानी शैली से बनाया गया है, उसका इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जात ग्रह दाह, यानी पांडवों का जो वनवास है उसके दौरान जो लाक्षागृह के जलने का जो चित्र है उसका चित्रण किया गया है। अब ये अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने नहीं बनाया था, ये बनाया था नंदलाल बोस साहब ने। किसने? नंदलाल बोस साहब ने। इसमें भी आप देखें कि जो लाइनें हैं, लकीर है, बड़ा लय पूर्वक ऐसे करके आ रहा है, इन्हें बहाव है, इसमें कर्वेचर है। हाथ देखिए कितने लंबे लंबे दिखाए गए हैं, यहाँ पे लंबे हाथ हैं इसमें, और भाव मुद्रा, हर आदमी की भाव दिखाई दे रहा है इसमें, राइट। तो जो अविंद्रनाथ साहब थे और जो नंदलाल साहब थे वो पुरानी शैलियों का अनुकरण नहीं कर रहे थे, उसका अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, मतलब इसका अनुकरण तो कर रहे थे, साथ में जो पुरानी शैली है उसमें अपना ढंग भी डाल रहे थे। तो आप देखें कि किस तरीके से एक 3D वर्जन, त्रिआयामी 3D प्रभाव पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें छाया दिखाई गई है और 3D ये आगे है, ये पीछे है, पूरा 3D वर्जन ये दिखाया दे रहा है। तो ये बेसिकली इसमें आप अजंता अलोरा में जो चित्रण है उसका भाव देखते हैं। यहां पर एक साहब हैं जिनका नाम है काकुजो ओकाकुरा, काकुजो ओकाकुरा। तो 1904 में इन साहब ने एक किताब प्रकाशित की, पब्लिश की, और उसका नाम था पूर्व के आदर्श, यानी कि द आइडियल्स ऑफ ईस्ट। ईस्ट में कौन आते हैं? ईस्ट में हिंदुस्तान आता है ना, और बाकी आप देखिए हिंदुस्तान है, चाइना है, जापान, ये सब ईस्ट में आते हैं, यूरोप के अगर ईस्ट में देखा जाए। तो इनकी जो किताब की पहली लाइन थी, किताब की पहली लाइन वही इतनी फेमस हो गई कि इनकी बुक इतनी फेमस हो गई। और पहली पंक्ति क्या थी? एशिया एक है, पूरा एशिया एक है। तो ओकाकुरा साहब ये कहते थे कि जो पश्चिम है, यानी कि वेस्ट है, वेस्ट यानी कि यूरोप और इंग्लैंड वगैरह, इन्होंने ईस्ट का, जैसे हिंदुस्तान हो गया, अरब हो गया, जापान, चाइना, ये सब हो गए, इनका अपमान किया है वेस्ट ने, राइट। तो हम सबको, ईस्ट के सारे देशों को, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, हम सबको मिलके इनका विरोध करना चाहिए, वेस्ट का विरोध करना चाहिए। तो ओकाकुरा साहब ने बेसिकली जो जापानी कला है, बड़ी अद्भुत कला है, उस जापानी कला का बहुत रिसर्च किया और उसमें बहुत ज़्यादा अपना इन्होंने कहते हैं योगदान दिया। तो इन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी वेस्टर्न आर्ट है उसके कारण हमारा जो ईस्टर्न आर्ट है वो खतरे में पड़ रहा है। और ये पहली जापानी इन्होंने कला एकेडमी जो एस्टैब्लिश की, उसके प्रधान मेन संस्थापकों में साहब थे। ये साहब आए हिंदुस्तान, यहाँ पर ये मिले किनसे? रविंद्रनाथ टैगोर साहब से, शांति निकेतन में। और अविंद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला किन्होंने? ओकाकुरा साहब के काम ने। अगर आप यहाँ पर इनका चित्र देखिए, एक बहुत शानदार सा चित्र देखिए, ये देवदार के पेड़ है और इतना शानदार प्रेजेंटेशन किया गया है, ये कला कुछ अलग ही है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।